बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 20 अक्टूबर को महफूज फैसला सुना दिया है। बहुत अहम फैसला, बहुत बड़ा फैसला, और ये फैसला कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए एक बेहतरीन फैसला है, बेहतर फैसला है। 3 जजेस, जस्टिस फैसल अरब साहब की सरबराही में ये 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, जिसमें दूसरे जज जो हैं जस्टिस जाजुल एहसन साहब थे और तीसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना था कि 460 अरब जो बैरियर टाउन कराची के मलिक रियाज से लिए जाने हैं और उनमें से कितने पैसे आ गए हैं, वो फैसले से मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, मुकम्मल फैसला आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में जो लिखा तो नहीं है, लेकिन वो पूरा फैसला जब अभी मैं आपके सामने रखूँगा तो उससे वो फैसला बोल रहा है, बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब सिंध हुकूमत साई सरकार को देने से इत्तफाक नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया है जिसके जरिए सिंध की आवाम का ये पैसा सिंध की आवाम पर खर्च होगा, कराची की आवाम पर खर्च होगा। और इसमें असल खबर यह है कि ना तो किकबैक्स होंगे, ना करप्शन होगी, ना लूटमार होगी, ना फेक अकाउंट्स में ये पैसा जाएगा। इस बेंच में शामिल 2 जजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फैसल अरब साहब वो जज हैं जो फेक अकाउंट्स केस के बेंच में शामिल थे। जाजुल एहसन साहब वो जज हैं जो फेक अकाउंट्स केस जो आसिफ अली जरदारी का है उसमें शामिल थे। और तीसरे जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनका ताल्लुक भी कराची से है, वो सिंध हाई कोर्ट में रहे हैं। उनसे बेहतर, इन जजेस से बेहतर कौन समझ सकता है, किसके इल्म में होगा कि सिंध में कैसे बदइंतजामी होती है, कैसे करप्शन होती है, कैसे लूट मार होती है। बैरियर टाउन के केस के फैसले के हवाले से कई बार ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो एतराज़ किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो है ये फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये ज़मीनें मुफ्त औने पौने दामों ये सिंध हुकूमत ने मलिक रियाज को दी थी, और जो ज़मीन सिंध हुकूमत कहती थी कि हमने जो दी है मलिक रियाज को वो बिल्कुल ठीक दी है, जो ज़मीन का तबादला किया वो बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मीन का 460 अरब रुपए जो है वो उसकी कीमत का तयन किया, और ये कीमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि वहाँ पर उन्होंने चेक करवाया कि वहाँ पर रेट क्या चल रहा है, और उस रेट के मुताबिक उससे ज़्यादा महंगी जो है वो ज़मीन दी गई। और मसला इसमें यह भी है कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ज़मीनें बिक चुकी थी, कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट बड़े से बड़ा फैसला यही कर सकती थी कि ये ज़मीन लेकर दोबारा एमडीए को दे देती सुप्रीम कोर्ट। और एमडीए कौन? मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके अंडर? सिंध हुकूमत के अंडर। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ये दे देती सिंध हुकूमत को, तो वो एक ही बात है, मलिक रियाज साहब के पास जानी थी। उसकी रीज़न ये है कि मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी का क्या तल्लुक है वो आप सबको पता है। आसिफ अली जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स केस में 6 केसेस में मलिक रियाज साहब के दामाद ने 9.5 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की है। यानी 6 केसेस में वो जो उनके साथ मुलविस थे 9.5 अरब प्ली बार्गेन के जरिए उन्होंने दिया है, वो दे रहे हैं। यानी वो मान गए हैं कि हाँ 2 नंबरी हुई है। और आसिफ अली जरदारी के करप्शन केसेस में बहुत सारी जो ज़मीनों के मामले हैं उसमें मलिक रियाज साहब का ही नाम है। ये बहुत बेहतरीन फैसला है, ज़बरदस्त फैसला है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ये कह चुकी है कि वो कमीशन डिसाइड करेगा कि इस 460 अरब से कराची के प्रोजेक्ट्स चलेंगे, बनेंगे, या ये 460 अरब जो है वो इस तरह से खर्च किया जाए कि सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में नए हॉस्पिटल बनाए जाएँ, कोई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ, कोई साफ पानी के प्रोजेक्ट हों, कोई कराची का बड़ा जो है वो मंसूबा हो। कहना आसान है 460 अरब, ये 460 अरब शफाफियत के साथ इनका मुकम्मल ऑडिट होगा, एक एक रुपया जो है वो वाकई खर्च होगा। और सिंध हुकूमत को इससे मसला ये है कि सिंध हुकूमत के खांचे खाबे वो जो टीके लगाते हैं वो नहीं होंगे इसमें। वो जो ये पहले अपनी मर्जी के ठेकेदारों को ठेके देते हैं, उसमें से किकबैक्स आते हैं, वो फेक अकाउंट्स में आते हैं, और वो फेक अकाउंट से होते होते अद्दी फ्रियाल तालपुर के अकाउंट में निकलते हैं। मैं एक मरतबा फिर ये आपके सामने कहूँगा कि ये 3 जजेस बेहतरीन फैसला। और इस हवाले से अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने भी जो तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इत्तफाक किया है, क्योंकि अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा, उनकी राय तलब की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हमने बताना है कि हम क्या चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि ये ज़मीन सिंध की है, ये ज़मीन कराची की है, इस पैसे पे जो हक है, पहला और आखिरी हक, वो सिंध वालों का है, वो सिंध की आवाम का है, वो कराची के लोगों का है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि इसमें से 1 रुपया भी हम पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, वफाक में कहीं नहीं खर्च करेंगे। ये सारे का सारा पैसा जो है वो कराची पे खर्च होगा, सिंध पे खर्च होगा। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि हम तो और भी पैसे जो हैं वो सिंध और कराची पर लगाएंगे, तो हम क्यों ये पैसे सिंध के अवाम से छीनें या उनकी हक तलफी करें। मैं आपको ये मुकम्मल फैसला इसका मतन पढ़ के सुनाता हूँ, और साथ साथ जो इसमें चीज़ें आएंगी मैं आपको ब्रीफ करता चला जाऊँगा। ये जो ये फैसला है ये 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है,
और जजेस के तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इसका जो आगाज़ है पैराग्राफ, ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब पेश होते रहे, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब पेश होते रहे, बैरी टाउन के वकील सैयद अली जफ़र साहब पेश होते रहे और मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से फारूक एच नाइक साहब पेश होते रहे। पैराग्राफ नंबर 1, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि हमारे सामने 4 दरखास्तें दायर की गई थी। पहली दरखास्त एडवोकेट जनरल सिंध, दूसरी और तीसरी दरखास्त अटार्नी जनरल पाकिस्तान, जबकि चौथी दरखास्त मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दायर की गई। दौरान समात फाजिल लॉ अफसरान ने अदालत की भरपूर अंदाज में मुआमलत की। पैराग्राफ नंबर 2, इसमें लिखा गया है कि 31 मार्च 2019 को बैरियर टाउन से मुतल्लिक मुकदमे में जारी हुक्म के मुताबिक बैरियर टाउन ने किस्तों में रकम जमा कराना शुरू की। 29 जून 2019 तक मजमूई तौर पर 52 अरब 59 करोड़ 42,70,554 रुपये जमा कराए गए हैं। 23 जुलाई 2019 के आर्डर में हदायत की गई थी कि किस्तों में जमा कराई गई रकम की नेशनल बैंक के जरिए टी बिल्स में सरमायाकारी की जाए या उसकी सरमायाकारी की जा रही है। ये टी बिल्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जारी किए जाते हैं। अदालत को बताया गया कि इस सरमायाकारी के जरिए अब तक 5 अरब 46 करोड़ 69,40,230 रुपये मुनाफा कमाया जा चुका है। पैराग्राफ नंबर 3, ये मुतफर्रिक दरखास्तें अदालत में आने की वजह यह है कि इनमें सवाल उठाया गया है कि बैरियर टाउन की तरफ से किस तरह अक़सात जमा कराई जा रही हैं और इस रकम पर मार्कअप के इस्तेमाल का सवाल अब सामने आया है। इस ज़मन में लॉ अफसरान की तरफ से इंतहाई अहम दलाइल दिए गए हैं। एक नुक्ते पर अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध का मुकम्मल इत्तफाक है कि फ़ंड्स की तकसीम और इस्तेमाल एक बाइख्तियार कमीशन के जरिए होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ये लिख रही है कि एडवोकेट जनरल सिंध मुत्तफिक हैं इस बात पर कि कमीशन के जरिए पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन इख्तिलाफ आगे बताता हूँ किस बात पे है। उसके बाद वो कमीशन इस्तेमाल एक बाइख्तियार कमीशन के जरिए होना चाहिए। वो कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज की सरबराही में होना चाहिए, उस जज की सरबराही में होना चाहिए जिसका ताल्लुक सिंध से हो। कमीशन के सरबराह की तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे। अदालत ने लिखा है कि वफाकी और सूबाई वकला के दरमियान कमीशन के ये जो दोनों के वकील हैं, एडवोकेट जनरल सिंध हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इनके दरमियान कमीशन के दूसरे मेम्बरान के नामों पर अदम इत्तफाक पाया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कमीशन में वफाक के नुमाइंदगान की शमूलियत मुनासिब होगी, लेकिन एडवोकेट जनरल सिंध ने इस मौक़िफ़ की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि यह मामला मुकम्मल तौर पर सूबाई है, इसमें वफाक की किसी सूरत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हालात में इस मामले में वफाक की मुदाखलत दुरुस्त नहीं होगी, ये कह रहे हैं एडवोकेट जनरल सिंध। पैराग्राफ नंबर 4, अदालत ने लिखा है कि हमने चारों मुतफर्रिक दरखास्तों का बगौर जायजा लिया है और दोनों अतराफ से आने वाले दलाइल पर गौर किया है। हमने लॉ अफसरान के इस मौके पर इत्तफाक किया है कि रकम की तकसीम आला बाइख्तियार कमीशन के हाथों की जानी चाहिए। इस कमीशन का चेयरमैन और 5 मेंबरान ऐसे होने चाहिए जिनकी मुस्तकिल रिहाइश सिंध से हो और इनका किसी सियासी जमात से तल्लुक ना हो। कमीशन में 6 नॉन वोटिंग मेंबरान भी होंगे। कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद बेंच की सिफारिशात पर करेंगे। कमीशन के तमाम फैसले बशमूल मनसूबों की सिलेक्शन, मनसूबों की लागत, बिलवासा या बिलावास्ता माली मामलात समेत दीगर तमाम उमूर पर पेशरफ्त इस अदालत के अमल दरामद बेंच की मंजूरी से मशरूत होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अदालत का कहना यह है कि अगर ये कमीशन कहता है कि इससे हमने पानी का ये मंसूबा शुरू करना है, तो वो उसकी फिजिबिलिटी बना के सारी चीज़ें करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएंगे, अमल दरामद बेंच को, और ये फिर उसकी मंजूरी देगा। या वो ये कहते हैं कि इन पैसों से सिंध में ये अस्पताल बनाने हैं, तो ये भी ये इस अदालत के सामने रखेंगे। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि इस अदालत के ये मशरूत ये कमीशन आइंदा कई साल तक काम करेगा। इसके स्कोप की गाइडलाइंस, मैंडेट और ज़रूरत के मुताबिक फ़ंड्स दिए जाएंगे। अदालत ने कमीशन की तश्कील के हवाले से तफसीली गाइडलाइंस दी हैं। इन गाइडलाइंस को अदालत के अहकामात का हिस्सा समझा जाए। अदालत ने चारों दरख्वास्तें निपटा दी हैं। अदालत ने कमीशन के हवाले से मुंसलिक ये जो उसके हैं सारे आगे TORs वो भी दे दिए हैं, तफसीलात भी बता दी हैं, और अदालत ने बता दिया है कि कमीशन की तश्कील और इसके काम का तरीक़ाकार क्या होगा। चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का वो रिटायर्ड जज कमीशन का चेयरमैन होगा जो सिंध का मुस्तकिल रहायशी हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का रहायशी जज दस्तियाब ना होगा तो किसी ऐसे नामवर शख्स की तकर्री की जाएगी जो सिंध का रहायशी हो या सिंध से मुतल्लिक किसी अवामी ओहदे पर फायज होगा। मेंबर नंबर 1, गवर्नर सिंध अमल दरामद बेंच की तस्दीक से एक मेंबर की तकर्री करेगा। यह मेंबर भी सिंध का रहायशी होगा, लेकिन कोई अवामी ओहदा और सियासी वाबस्तगी नहीं रखता होगा। मेंबर नंबर 2, वज़ीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच
की तस्दीक से एक मेंबर की तकर्री करेगा। ये मेंबर भी सिंध का रहायशी होगा और कोई अवामी ओहदा या सियासी वाबस्तगी नहीं रखता होगा। मेंबर नंबर 3 अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कमीशन के तीसरे मेंबर होंगे। मेंबर नंबर 4 एडवोकेट जनरल सिंध कमीशन के चौथे मेंबर होंगे। मेंबर नंबर 5 कमीशन के 5वें मेंबर जो के तौर पर एक खातून होंगी, जिसका इंतखाब कमीशन की तरफ से दिए गए 3 खवातीन के नामों में से होगा। वो भी सिंध की रहायशी खातून होंगी और नामजदगी सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच की तस्दीक से की जाएगी। मेंबर नंबर 6 सिंध के सेक्रेटरी खजाना कमीशन के 6ठे मेंबर होंगे। सेक्रेटरी खजाना सिंध कमीशन के सेक्रेटरी ही होंगे। मेंबर नंबर 7 कमीशन के 7वें रुकन सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध होंगे। मेंबर नंबर 8 कमीशन के 8वें रुकन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में तैनात वो सीनियर तरीन अफसर होंगे जो सिंध के अमूर को देखते हैं। मेंबर नंबर 9 अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में सिंध के लिए मुकर्रर सीनियर तरीन अफसर कमीशन के 9वें मेंबर होंगे। मेंबर नंबर 10 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की तरफ से डिप्टी गवर्नर के रैंक के अफसर की नामजदगी बतौर मेंबर की जाएगी, जो कमीशन के 10वें रुकन होंगे। अदालत ने करार दिया है कि कमीशन के चेयरमैन और पहले 5 मेंबरान वोटिंग अरकान होंगे, जबकि बाकी 5 अरकान नॉन वोटिंग मेंबर होंगे। अदालत ने कहा है कि चेयरमैन और वोटिंग मेंबरान की मुद्दत 4 साल होगी, जिस मुद्दत का आगाज़ कमीशन के पहले इजलास से शुरू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार रहेगा कि वो किसी भी वक्त हिदायत करके या अपने हुक्म के जरिए किसी भी मेंबर की जगह नया रुकन तैनात कर सकती है। कमीशन का चेयरमैन या मेंबर अमल दरामद बेंच की इजाज़त से किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकता है। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि गवर्नर या वज़ीर आला सिंध किसी वजह से कमीशन का रुकन नामजद करने में नाकाम रहते हैं या इनकार करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच तकर्री कर सकता है। अदालत ने लिखा है कि अगर कमीशन का कोई ओहदा खाली होने के दौरान कोई फैसला किया जाता है तो कमीशन का वो फैसला ख़त्म तस्वुर नहीं होगा। कमीशन के चेयरमैन और वोटिंग मेंबरान की तकर्री दोबारा भी हो सकती है। यह तकर्री अमल दरामद बेंच की मुशावरत से होगी। अदालत ने लिखा है कि कमीशन का कोरम पूरा करने के लिए चेयरमैन और कम अज़ कम 3 वोटिंग मेंबरान की मौजूदगी ज़रूरी है। इन 3 मेंबरान में गवर्नर और वज़ीर आला के नामजद मेंबरान की मौजूदगी ज़रूरी है। अगर ये दोनों मेंबरान किसी इजलास में नहीं आते तो वह इजलास 7 दिन तक मुलतवी कर दिया जाएगा। अदालत ने लिखा है कि कमीशन के तमाम फैसले कसरत राय से होंगे, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाएं तो चेयरमैन के पास दूसरा वोट कास्ट करने का इख्तियार होगा। अदालती फैसले के मुताबिक नॉन वोटिंग मेंबरान इन इजलासों में शरीक होंगे जिनमें चेयरमैन उनको दावत देगा। नॉन वोटिंग मेंबरान की जगह उनका नुमाइंदा भी शिरकत कर सकता है, लेकिन शिरकत करने वाला अफसर मेंबर के बाद सीनियर तरीन होना चाहिए। अदालत ने लिखा है कि चेयरमैन या कमीशन वफाकी और सूबाई ओहदे पर फाइज किसी भी इदारे या नेशनल बैंक के अफसरान को किसी भी वक्त तलब कर सकता है और उस अफसर को कमीशन के सामने पेश होना होगा। कमीशन का एक दफ्तर होगा जिसमें उसे तमाम वसाइल और सहूलियात फराहम की जाएंगी। अदालत ने कहा है कि कमीशन को मातहत अफसरान और स्टाफ भी फराहम किया जाएगा। यह स्टाफ सूबाई हुकूमत फराहम करेगी ताकि कमीशन मौसर अंदाज में काम कर सके। इसके बाद अदालत ने लिखा है कि कमीशन की तमाम ज़रूरियात चीफ सेक्रेटरी सिंध को भिजवाई जाएंगी और चीफ जस्टिस सिंध जल्द अज जल्द मुमकिन वक्त में कमीशन के तमाम ज़रूरत पूरे करने के पाबंद होंगे। सिंध हाई कोर्ट उसके बाद कमीशन के चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस सिंध जो है वो तमाम ज़रूरियात पूरी करने के पाबंद होंगे। कमीशन के तमाम फैसले चेयरमैन की इजाज़त से जारी होंगे। अगर कमीशन के मेंबरान के दरमियान कोई इख्तिलाफ या तनाज़ा पैदा होता है तो सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच इसको हल करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमीशन का इंतजामी सरबराह कमीशन का सेक्रेटरी होगा जिसे चेयरमैन तैनात करेंगे। सेक्रेटरी चेयरमैन को जवाब देगा। अदालत ने लिखा है कि मनसूबे के अलावा कमीशन के तमाम अखराजात हुकूमत सिंध फराहम करेगी, लेकिन अगर कहीं इख्तिलाफ राय हो तो सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच ज़रूरत पूरी करने के हवाले से मामला हल करेगा। अदालत ने लिखा है कि 1 दिसंबर 2020 तक या इससे कबल गवर्नर और वज़ीर आला सिंध अपने वोटिंग नुमाइंदगान नामजद करेंगे और एडवोकेट जनरल के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। अगर गवर्नर या वज़ीर आला में से नामजद अफसरान में से किसी नामजदगी को अमल दरामद बेंच की तरफ से मुस्तरद किया जाता है तो मुकर्रर वक्त में वो नई नामजदगी करेंगे। कमीशन के चेयरमैन और नामजद मेंबरान की तकर्री की तस्दीक अमल दरामद बेंच के हुक्म से होगी। कमीशन का पहला इजलास 25 जनवरी 2021 या उससे कबल होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी कमीशन चेयरमैन की मुशावरत के साथ दफ्तर कायम करेंगे। ये तमाम काम 25 जनवरी 2021 से कबल मुकम्मल किया जाएगा। कमीशन का पहला इजलास 25 जनवरी 2021 को कमीशन के नोटिफाई किए गए दफ्तर में होगा। कमीशन अपने ज़ाब्ताकार यानी SOPs खुद तैयार करेगा और इसके अंदरूनी अमूर सारे अंजाम देने की मंजूरी अमल दरामद बेंच देगा। अमल दरामद बेंच ही कमीशन को फंड्स तक रसाई और फंड्स की तकसीम की इजाज़त देगा। कमीशन अवामी इस्तेमाल के मनसूबों के हवाले से अपनी तजावीज़ देगा। सिंध के अवाम के लिए बनाए जाने वाले ये मनसूबे सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच वक्तन फ़वक्तन इन मनसूबों की मंजूरी देगा और उनके लिए फ़ंड्स मुख्तस करेगा। कमीशन के चेयरमैन मनसूबों के हवाले से अमल दरामद बेंच को आगाह करेंगे। अदालत ने लिखा है कि जब अमल दरामद बेंच
किसी मनसूबे की मंजूरी देगा तो कमीशन ठेके देने और मनसूबों पर अमल दरामद से मुतल्लिक दीगर अमूर पर काम शुरू करेगा। कमीशन के पास जुज़ वक्ती अदायगियों का इख्तियार भी होगा। अदालत ने लिखा है कि कमीशन की नज़रसानी कमेटी शुरू किए गए हर मनसूबे की निगरानी करेगी। यह कमेटी वोटिंग मेंबरान की सरबराही में कायम की जाएगी, जिसमें कमीशन के मेंबरान या वफाक को सूबे से किसी भी मेंबर को शामिल किया जा सकता है। अदालत ने लिखा है कि हर कमेटी बाकायदगी से कमीशन को अपनी रिपोर्ट देगी। एक कमेटी को एक से ज़्यादा मनसूबे भी दिए जा सकते हैं। कमीशन तमाम मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाएगा। अदालत ने लिखा है कि कमीशन तमाम मनसूबों का बाकायदगी से ऑडिट करेगा। तमाम ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच के सामने रखी जाएंगी। अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी सालाना ऑडिट करेगा, जिसकी रिपोर्ट अमल दरामद बेंच के सामने रखी जाएगी। अदालत ने लिखा है कि जो भी मनसूबा होगा वो सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा ताकि इसको मुस्तकिल तौर पर चलाया जा सके। सूबाई हुकूमत मनसूबा अपनी तहवील में लेने से कबल कमीशन को आगाह करेगी कि इस मनसूबे के लिए कितना बजट रखा गया है और इसको किस अंदाज में चलाया जाएगा। मनसूबे में स्टाफ की तकरीरों के हवाले से भी कमीशन को आगाह करना होगा। अगर कमीशन बजट का किसी दीगर मामले पर सूबाई हुकूमत से इतफाक नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच ये मामला हल करेगा। अदालत ने लिखा है कि कोई भी मनसूबा सूबे के हवाले करने के बाद कमीशन के पास ये इख्तियार होगा कि वो 3 साल तक इस इदारे का ऑडिट या इंस्पेक्शन कर सकेगा। सूबाई हुकूमत कमीशन की सिफारिशात पर तमाम इक़दाम यकीनी बनाएगी। अगर सूबाई हुकूमत की तरफ से कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो कमीशन अमल दरामद बेंच को आगाह करेगा ताकि मुनासिब हुक्म जारी किया जा सके। अदालत ने लिखा है कि कमीशन की तरफ से किए जाने वाले ऑडिट या इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच के सामने पेश की जाएगी। अदालत ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद बेंच किसी भी वक्त इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुनासिब अहकाम जारी कर सकता है और कमीशन भी किसी भी वक्त अपनी राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए मुनासिब इक़दाम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, बहुत बड़ा फैसला। कोई करप्शन नहीं होगी, कोई लूट मार नहीं होगी, कोई 10%, 15%, 20%, 25% नहीं लिया जाएगा, कोई किकबैक्स, कोई रिश्वत, कोई 2 नंबरी, कोई हराम का पैसा, कुछ नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर निगरानी करेगी और इंशाल्लाह ये पैसा जो सिंध के अवाम का हक है, जो कराची वालों का हक है, ये सिंध के अवाम पर, ये कराची के अवाम पर खर्च होगा और इंशाल्लाह वहाँ पे कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को तरक्की दे और ये करप्शन का नासूर ख़त्म हो, करप्शन करने वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे और अल्लाह करे कि हमारी अदालतें करप्शन लूट मार करने वालों को सख्त से सख्त सजाएँ दें ताकि इस नासूर से हमारी जान छूट सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।